जय हिंद बच्चों। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को सबसे पहला चैप्टर केमिस्ट्री का कक्षा 12वीं का यानी विलियन नामक चैप्टर को मैंने आपको अच्छे तरीके से, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, खाली स्थान थे, सही जोड़ी थे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, 3 नंबर वाले क्वेश्चन थे, 4 नंबर वाले क्वेश्चन और 1 नंबर वाले क्वेश्चन को समझा दिया हूँ, है ना। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है अभी तक तो आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि वह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एक ही वीडियो में सारा का सारा विलियन वहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। यदि आप एक ही वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो परीक्षा में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लगभग लगभग आपको 95% क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चे, आज हम आप लोगों को विद्युत रसायन के, है ना, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में पूछे जाएंगे। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए, विद्युत रसायन में सबसे पहले हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को, और बहुविकल्पीय प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न ये रहा, है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके आगे के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। ई सेल एक मात्रा विहीन गुण है, जबकि सेल अभिक्रिया के लिए डेल आर जी एक, है ना, विस्तीर्ण गुण है। तो ये जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बेटा, एक सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आगे चलिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका, जब सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो, है ना, इलेक्ट्रोड के विभवों में अंतर को क्या कहते हैं। देखो भैया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फंसते हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जैसे ही देखते हैं कि विभवों में अंतर को क्या कहते हैं, तुरंत विभवांतर मार के चले आते हैं। आप लोग भी हो सकता है कि ऑप्शन नंबर सी को सही बोल रहे होगे, लेकिन बेटा ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं है। सही आंसर कौन सा है, तो सही आंसर है बेटा इसका ऑप्शन नंबर बी, सेल ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछा है कि धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो इलेक्ट्रोड के विभव के अंतर को क्या कहते हैं, है ना। इसने सिर्फ विभव के अंतर को नहीं पूछा है, बल्कि क्या पूछा है इसने, जब धारा प्रवाहित ना हो रही हो तब इलेक्ट्रोड के विभव के अंतर को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बेटा सेल ईएमएफ। क्या कहते हैं, सेल ईएमएफ कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सेल के अक्रिय इलेक्ट्रोड के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, फिर नहीं है पूछ लिया इसमें, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब भी नहीं है पूछ ले तो आपको बड़े ध्यानपूर्वक उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बेटा ध्यान देंगे, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आप लोगों को, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, यही सही नहीं है, बाकी के ऑप्शन जो है वो सही है। डी में क्या लिखा हुआ है, यह रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए सतह प्रदान करता है। तो ये ऑप्शन जो है ये सही नहीं है, इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि पूछा नहीं वाला है ना। चलिए, आप अगला सवाल है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है अगले सवाल में, कि एक विद्युत रासायनिक सेल विद्युत अपघटनी सेल के समान व्यवहार कर सकता है जब, कब कर सकता है बेटा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी देखिए, है ना, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि विद्युत अपघट्यों के विलयनों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। देखो भाई, नहीं वाले सवाल बहुत पूछ रहा है यहाँ पर, है ना। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चालक विलयन में उपस्थित आयनों के विलायक योजन पर निर्भर नहीं करती। तो ये बिल्कुल गलत कथन है, और ये गलत कथन ही पूछा है, इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या है, नीचे दिए गए आंकड़ों का उपयोग करते हुए प्रबलतम अपचायक को ज्ञात कीजिए। तो इसका डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न पर चलें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रश्न 8 में दिए गए, देखो ये वाला जो प्रश्न है इस वाले प्रश्न से रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देना है। ठीक है, 8 में दिए गए आंकड़ों
के आधार पर निम्नलिखित में से प्रबलतम ऑक्सीकरण अभिकर्मक, ठीक है, या ऑक्सीकरण कर्मक को ज्ञात कीजिए बोलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके अनुसार बोला है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, है ना। प्रश्न नंबर 8 में दिए गए आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए कि अपचायक के क्रम का सही विकल्प कौन सा है। तो बेटा ये प्रश्न नंबर 8 को ही देखना है आप लोगों को, और इसी के अनुसार ऑप्शन को देखते हुए इसका भी आंसर सही बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर निकल कर आता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर जो भी हो, यहाँ पर तो 11 लिखा हुआ है, लेकिन अपन ने तो 3 नंबर से शुरू की है ना। तो चलिए इसी वाले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 जिसमें लिखा है प्रश्न नंबर 8 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करते हुए अपचयित अवस्था में सर्वाधिक स्थायी आयन को ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे स्थायी आयन कौन सा है। तो इसमें बेटा क्या हो जाएगा, सबसे स्थायी आयन Mn2+ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Mn2+ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। देखो प्रश्न नंबर 12 भी प्रश्न नंबर 8 के हिसाब से दिया गया है। तो देखिए दिया गया प्रश्न नंबर 8 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकृत स्पीशीज ज्ञात कीजिए बोलता है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, Cr3+। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है बेटा कि Al2O3 के 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा है। तो आवश्यक आवेश की मात्रा इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर का, चालकता सेल का, है ना, सेल स्थिरांक क्या होगा भाई। तो सेल स्थिरांक हो जाएगा दिए गए सेल के लिए स्थिर रहता है। दिए गए सेल के लिए क्या रहता है, स्थिर रहता है। स्थिरांक का मतलब क्या होता है बेटा, स्थिर ही रहना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि लेड स्टोरेज बैटरी, यानी शीशा संचायक सेल है एक प्रकार का ही, ठीक है, द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है। इसको चार्ज करते समय इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बोले पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। PbSO4 एनोड पीबी में क्या हो जाता है, अपचयित तो हो जाता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर पर देखिए। तो 16 नंबर पर दिया हुआ है लैम्डा, है ना, 0 तनुता मोलरता पर दिया गया है NH4OH। ठीक है, किसके बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप लोगों ने इससे संबंधित सवाल भी पढ़ा होगा, है ना। तो चलिए इसमें अभी देखते हैं, इससे संबंधित सवाल आगे समझेंगे। ठीक है, अगला नंबर जो है आपका प्रश्न का कौन सा है भाई, नमक के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन में कौन सी अर्ध सेल अभिक्रिया एनोड पर होगी। तो देखो इसमें ऑप्शन, इसमें 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं शायद, है ना, इसके ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका दूसरा ऑप्शन जो है यही सही हो जाएगा आपका, इसीलिए ज़्यादा ऑप्शन है भी नहीं इसमें। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद के जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपको या बताए जा रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को ये जो ऑप्शन है आपको परीक्षा बोर्ड में भी देखने मिल जाएंगे। चाहे तो आप अपने परीक्षा बोर्ड को खोलकर आप देख सकते हैं, है ना, या फिर इनके आंसर परीक्षा बोर्ड में दिए भी गए हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ के कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं बता देता हूँ, और वीडियो यदि लंबा हो जाएगा तो मैं आप लोगों को फिर आगे के प्रश्नों को भी बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर प्रश्न कि काप्पा बराबर होता है किसके। तो काप्पा यानी काप्पा बोलो या कैप्पा बोलो बेटा, एक ही बात है ये, है ना। तो ये किसके बराबर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी देखिए, 1/r × L/A जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर जो है ना, मोलर चालकता लैम्डा m किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा किसके बराबर, 1000 K/cm, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा वाला देखिए बेटा, सेल स्थिरांक है। तो सेल स्थिरांक क्या हो जाएगा, L/A, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। पांचवा देखिए, पांचवा का जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही आंसर है। छठवें वाले क्वेश्चन में देखिए, इनमें से
कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है, यानी जिसमें विद्युत धारा नहीं बहती, वैसा कौन है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। NaCl यदि सॉलिड अवस्था में है तो बिल्कुल नहीं होगा बेटा, यानी नमक जो है अगर ठोस है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठीक बात है कि नहीं? चलिए अगला जो प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको, विलयन के प्रतिरोध को निम्नलिखित में से किससे गुणा करने पर सेल स्थिरांक प्राप्त होता है? तो विशिष्ट चालकता यानी कैपा से गुणा करने पर क्या हो जाता है? सेल स्थिरांक प्राप्त हो जाता है। इनमें मैं आप लोगों को आगे संबंध भी बताऊंगा, ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब अगला प्रश्न देखिए, तो क्या दिया है अगला प्रश्न बेटा आपका, एक विद्युत अपघट्य विलयन की तुल्यांकी चालकता में तनुकरण द्वारा वृद्धि का कारण है। तो तनुकरण द्वारा वृद्धि का कारण इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा में वृद्धि। ठीक है, देखो मैं सभी ऑप्शन को पढ़ के नहीं बता सकता, लेकिन बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं सही आंसर आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान से पढ़कर जाना है आपको परीक्षा में, ठीक है। अब है अगला प्रश्न 9 नंबर का, दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन में। तो यदि किसी विलयन की विशिष्ट चालकता का प्रेक्षित चालकता समान विशिष्ट चालकता तथा प्रेक्षित चालकता समान है तो इसका सेल स्थिरांक क्या होगा? तो इसका सेल स्थिरांक हो जाएगा बेटा 1। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सेल स्थिरांक की इकाई है, सेल स्थिरांक की इकाई तो सेंटीमीटर इनवर्स होता है, तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है बेटा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर का, विशिष्ट चालकता की इकाई है, तो विशिष्ट चालकता की इकाई कौन सी है भाई? ऑप्शन नंबर बी में ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। प्रश्न नंबर 12 में देखिए आप लोग, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है ना। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि, और इसके बाद मैं आप लोगों को 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाले प्रश्न भी बताने वाला हूँ, इसीलिए, है ना। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर है बेटा। 14 का ऑप्शन नंबर सी आंसर है ना। 15 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है। 16 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 17 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, और 18 का ए आंसर सही है, ए नंबर का, ठीक है। 19 वाला देखिए तो इसका भी ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर पर देखिए आप लोग, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 21 में देखिए, तो 21 में जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है ना, है ना। लोहे में जंग लगना, है ना, संक्षारण कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 22 है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है कि नहीं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो कितना माना जाता है? शून्य माना जाता है। और इसी के साथ ध्यान रखना है आप लोगों को, पृथ्वी का विभव भी कितना होता है? तो वो भी शून्य होता है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को खालिस्तान बताए जा रहे हैं। खालिस्तान के आंसर भी आप लोगों को परीक्षा बोर्ड में देखने मिल जाएंगे, तो आप लोग इनको अच्छे से परीक्षा बोर्ड से पढ़ लीजिएगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ के। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर भी आप लोगों को ये परीक्षा बोर्ड में देखने मिल जाएंगे, तो इसके आंसर भी मैं आप लोगों को दे ही देता हूँ। यहाँ पे देखो, आप लोग देख रहे होगे स्क्रीन में इनके आंसर हैं, तो आप अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अब सत्य असत्य हैं, ये सत्य असत्य की भी आंसर यहाँ पर दे दिए हैं, सही जोड़ी के भी आंसर आपको बता दे जा रहे हैं, है ना। अब आ गए आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इन जिनको पढ़ के जाना है हमको, ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सभी प्रकार के क्वेश्चन है बेटा। यदि आप लोगों को बड़ा क्वेश्चन दिखाई देता है, उसमें से हो सकता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ ले छोटा, है ना, तो वो 2 नंबर का हो जाएगा या 3 नंबर का, वो उसकी मर्जी होता है परीक्षा में। कभी भी क्वेश्चन जो है सेम टू सेम जो हमारे बुक में या हमारे पास परीक्षा अध्ययन में या परीक्षा बोर्ड में जो दिए रहते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन कभी कभी नहीं आता है, घुमा कर दे देता है। तो आप लोगों को टॉपिक ध्यान रखना है, टॉपिक के आधार पर आप सही कर पाओगे। तो चलो अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको बेटा, गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल की संरचना एवं कार्यविधि को समझाओ। तो इसकी संरचना और कार्यविधि मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इनको बढ़िया तरीके से तैयार करके चले जाओगे, ठीक है बालक। तो देखिए आप लोगों को ये आंसर रहा इसका, है ना। इनके गैल्वेनिक सेल के महत्वपूर्ण लक्षण भी बताए गए हैं, और कुछ बिंदु यहाँ पर याद रखने योग्य हैं, तो उनको आप लोग याद रख लीजिएगा। क्या पता ये आप लोगों को एक न्यू टाइप में पूछ ले, या खालिस्तान में पूछ ले, या सही जोड़ी कहीं पर भी पूछ सकता है, तो इनको ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लवण सेतु किसे कहते हैं और लवण सेतु के क्या कार्य हैं? ये क्वेश्चन पिछले ही वर्ष पूछा गया था, इसीलिए इस प्रश्न को अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। तो लवण सेतु और उसके कार्य यहाँ पर बताए जा रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है भाई, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए भाई ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनता है, इसलिए आप लोग यहाँ से पढ़ के जाना। यहाँ से न्यू टाइप भी बन जाते हैं, आप लोगों को खालिस्तान वगैरह भी बनाए जा सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, 2 नंबर में, 3 नंबर में या 4 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसका डायग्राम ये रहा और इसकी थ्योरी भी रही, है ना, इसके लिए समीकरण है। अगला आगे देखिए, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में डिफरेंस है, अंतर। तो इनको आप अच्छे से करके जाना। ये अंतर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर देख लीजिए। 4 अंतर दिखाई दे रहे हैं, 4 नंबर के ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पहले से पूछते आया है ना। लेकिन अभी 2018, 19, 20 अभी तो नहीं पूछा था, लेकिन ये पूछ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के लिए संभावना इसकी सर्वाधिक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको पूरी श्रेणी याद नहीं रखनी है पूरी की पूरी, है ना, लेकिन आपको उसकी डेफिनेशन और इनकी विशेषता, विद्युत रासायनिक श्रेणी की क्या ध्यान रखना है, विशेषता ध्यान रखना है। ठीक है, ये पढ़ के चले जाना। आगे देखिए अगला, इलेक्ट्रोड विभव के लिए नरनस्ट समीकरण। अरे भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है ये प्रश्न, नरनस्ट समीकरण, तो पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग आगे, ओम का नियम। देखो भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी बच्चों को याद रहता है पहले से ही, 10वीं क्लास से भी हमने इनको पढ़ते आए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखो, प्रश्न प्रश्न क्या कहता है भाई, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, है ना। इसके लिए व्यंजक छोटा सा निकलेगा और इसकी इकाई भी निकलती है। तो ये 2 नंबर में पूछे जाने वाला सवाल है, बहुत बार पूछा भी गया है, 3 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अब देखिए आगे अगला प्रश्न जो है, इसी के जैसे प्रश्न मिलेंगे आपको, जैसे विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व। तो इसको भी आप लोग अच्छे से करके जाना, इकाई सहित पढ़ना है बेटा, इकाई को भूलना नहीं है। इकाई भी पूछ सकता है, आप लोगों को पूछता ही है, और न्यू टाइप में भी पूछ सकता है आप लोग। ठीक है, आगे देखिए, तुल्यांक की चालकता, है ना, ये भी पढ़ के जाना है आप लोगों को। इसके बाद आणविक चालकता, है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, आया भी हुआ है, आप चाहे देख सकते हैं प्रश्न में। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, देख लो, ये 2022 में पूछा गया था, सेल स्थिरांक। ठीक है, और आप लोगों को मैं इसके पहले जो जिक्र किया था संबंध बताऊंगा, तो वो संबंध ये रहा, विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और बड़ा ही सरल प्रश्न है, यदि आप 1-2 बार पढ़ोगे इसको तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो आप लोगों की तैयारी चालू होगी ऐसा उम्मीद है। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। अब देखिए आगे प्रश्न है, शीशा संचायक सेल, है ना, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बनता है बेटा, द्वितीयक सेल का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, शीशा संचायक सेल का डायग्राम भी बना के जाना है आप लोगों को, और समीकरण भी याद रखना है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों याद करके जाना, पिछले ही साल पूछा गया है, देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, है ना। दोनों नियम बता देते हैं हम आपको, ये फैराडे के, है ना। कोलरॉस का नियम दिया गया है, कोलरॉस का नियम बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 अंक में पूछा जा सकता है ये, है ना। और नियम के अनुप्रयोग भी आते हैं बेटा, तो नियम के अनुप्रयोग भी तैयार कर लीजिएगा। तो देखो यहाँ पर नियम के अनुप्रयोग भी दिखाई दे रहे हैं, 2 अनुप्रयोग से ज़्यादा नहीं पूछता है, 2 ही याद रखना है। इसके बाद देखिए शुष्क सेल, शुष्क सेल भी कभी कभी पूछ लेता है, वैसे तो शुष्क सेल सभी बच्चों को पता ही होता है ना। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है डायग्राम सहित। ठीक, इसके समीकरण भी दिए गए हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, फैराडे की विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, ये तो आ गया था शायद यहाँ पर, प्रथम नियम, और ये द्वितीय नियम, है ना, 2 बार आ गया शायद, तो देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिए। अब अगला प्रश्न जो है संक्षारण से संबंधित है। आपको संक्षारण में इतना लंबा चौड़ा जो दिया है, इतना कुछ नहीं याद रखना बेटा, जो आप लोगों को डार्क लाइन में दिखाई दे रही होगी, ये संक्षारण की डेफिनेशन, इतना ध्यान रखना है आपको परीक्षा में। और इसके बाद इससे संबंधित सवाल क्या पूछ सकता है, देखिए, जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत क्या है, तो ये आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। और इसके बाद का जो प्रश्न है, संक्षारण को बढ़ाने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये कारक बताए गए हैं आपको, बहुत से कारक हैं, और संक्षारण से बचाव के उपाय हैं यहाँ पर, कैसे बचाया जा सकता है संक्षारण को। गैल्वेनीकरण, ये भी संक्षारण से बचाव का उपाय है, लेकिन ये क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे, तो अब हम आगे चलते हैं और हम मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही बच्चे, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। मिलेंगे हम जल्द ही नेक्स्ट अध्याय के वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।